रेत में दबी ईंटें हड़प्पा सभ्यता की कहानी बयान करती हैं। मिट्टी के बर्तन उस समय की कला और संस्कृति को दर्शाते हैं। पुरातात्विक खुदाई से सभ्यता की प्राचीनता और विकास का पता चलता है। हड़प्पा सभ्यता एक प्राचीन और विकसित सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता की शहरी योजना अपनी संगठनात्मक क्षमता के लिए उल्लेखनीय थी। सीधी सड़कें हड़प्पा शहरों की एक प्रमुख विशेषता थीं, जो कुशल परिवहन और संचार को सक्षम बनाती थीं। ईंटों के घरों का उपयोग हड़प्पा सभ्यता की वास्तुशिल्प विशेषज्ञता को दर्शाता है। उन्नत जल निकासी प्रणाली हड़प्पा शहरों में स्वच्छता और स्वास्थ्य सुनिश्चित करती है। हड़प्पा सभ्यता का शहरी नियोजन उनके संगठित और उन्नत समाज का प्रमाण है। हड़प्पा सभ्यता की योजनाबद्ध संरचना आधुनिक शहरी नियोजन के लिए एक ऐतिहासिक मिसाल कायम करती है। हड़प्पा सभ्यता की मोहरें और खिलौने उनकी कला और संस्कृति को दर्शाते हैं। हड़प्पा सभ्यता का व्यापार समुद्र पार तक फैला हुआ था। विस्तृत व्यापार नेटवर्क हड़प्पा सभ्यता की समृद्धि को दर्शाता है। कला, संस्कृति और व्यापार हड़प्पा सभ्यता की पहचान थे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल DSR स्टडी पॉइंट में। तो आज हम बात करने वाले क्लास 12 की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर फर्स्ट है, जिसका नाम है ईंटें, मनके तथा अस्थियां। ये इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट होने वाला है एनिमेशन के साथ। तो चलो वीडियो करते हैं शुरू। सबसे पहले बात करते हैं बच्चों, भारत की पहली शहरीकृत सभ्यता के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता के अगर समय काल के बारे में बात किया जाए तो ये सभ्यता 2600 से लेकर 1900 ईसा पूर्व तक रही थी। इसके बाद ये सभ्यता पूरी तरीके से समाप्त हो गई और बहुत सारे अवशेष अभी भी विद्यमान है। अब बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता को हड़प्पा कहते क्यों हैं बच्चों। इस सभ्यता को सर्वप्रथम या सबसे पहले अगर देखा जाए हड़प्पा नामक स्थान पर खोजा गया था, इसलिए इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। देखो बच्चों, हड़प्पा सभ्यता की खोज के बारे में अगर बात की जाए, इस सभ्यता की खोज हुई कैसे। तो एक बार क्या हुआ था कि भारत से पाकिस्तान में एक रेलवे ट्रैक बिछाया जा रहा था। तो रेलवे ट्रैक बिछाए जाने के दौरान हड़प्पा से बहुत सारी पत्थर और मतलब मोहरे मिलने लग गए। तो जब उसमें खुदाई कार्य आरंभ किया गया तो पता चला ये पूरी की पूरी एक सभ्यता है। अगर बात की जाए हड़प्पा सभ्यता की खोज की, तो हड़प्पा सभ्यता की जो खोज की थी वो जॉन मार्शल ने की थी। ठीक है, इन्हीं के नेतृत्व में दो व्यक्ति काम कर रहे थे, जिनका नाम था राखल दास बनर्जी और दयाराम साहनी। राखल दास बनर्जी ने हड़प्पा की खोज की थी 1922 में, और दयाराम साहनी ने 1922 में मोहनजोदाड़ो की खोज की थी। हड़प्पा की 1921 में हुई थी और मोहनजोदाड़ो की 1922 में हुई थी। मोहनजोदाड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। आगे बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता के जानकारी के स्रोत के बारे में। तो हमें हड़प्पा सभ्यता के जानकारी के स्रोत बहुत सारे हैं, जैसे कि आभूषण है, दूसरा मोहरे, तीसरा भवन, विशालकाय जो हड़प्पा में पाए गए भवन है, और चौथा है मृत भांड, अर्थात वहां पर पाए गए बर्तन। यह हड़प्पा सभ्यता के जानकारी के स्रोत हैं। हड़प्पा सभ्यता में कुछ विशिष्ट वस्तुएं भी मानी जाती थी, जैसे कि मोहरे, बाट, मोती, तांबे और कांसे की वस्तुएं और विभिन्न प्रकार की टेराकोटा की वस्तुएं, ये हड़प्पा सभ्यता की विशिष्ट वस्तुएं थी। ये सारी वस्तुएं अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, सिंध, पाकिस्तान के पंजाब प्रांतों से पाई गई थी, और भी बहुत सारे क्षेत्र हैं। अब बात करते हैं हड़प्पा वासियों के निर्वाह के तरीकों के बारे में कि हड़प्पा वासी किस तरीके से अपना जीवन निर्वहन करते थे। तो अगर हड़प्पा सभ्यता के जीवन निर्वाह के बारे में देखा जाए तो पहला आता है कई प्रकार के पेड़ पौधों से प्राप्त जंगली उत्पाद, अर्थात हड़प्पा सभ्यता के लोग कई प्रकार के पेड़ पौधों तथा जानवरों से भोजन प्राप्त करते थे। दूसरा, मछली मुख्य आहार, हड़प्पा वासियों का मुख्य आहार मछली था। तीसरा, पालतू पशु, अर्थात अगर बात की जाए वे जिन जानवरों से भोजन प्राप्त करते थे उनमें भेड़, बकरी, भैंस, सुअर, सुअर को वरहा भी कहा जाता था, ये सभी जानवर पालतू हुआ करते थे। तीसरा, मांस का भोजन, अगर बात की जाए बच्चों कि हिरन तथा घड़ियाल की हड्डियां भी शामिल है इसमें।
इससे अनुमान लगाया गया है कि हड़प्पा निवासी इनका मांस खाते होंगे, लेकिन इस बात का पता नहीं लग पाया कि इनका ये शिकार करते थे या किसी अन्य शिकारी समुदाय द्वारा इसका मांस मंगवाया करते थे। नेक्स्ट, इसके साथ साथ ये विभिन्न प्रकार के अनाजों का उत्पादन किया करते थे हड़प्पा वासी। इनमें अनाजों में गेहूं, जौ, दाल, सफेद चना, तिल भी शामिल था और इन अनाजों के कई हड़प्पाई स्थलों से हमें प्राप्त हुए हैं। बाजरे के साक्ष्य गुजरात के धोलावीरा से प्राप्त हुआ है। चावल के साक्ष्य अपेक्षाकृत कम हमें मिले हैं। अब बात करते हैं हड़प्पा वासियों की कृषि प्रौद्योगिकी के बारे में, यानी हड़प्पा वासी खेती करने के लिए किन तकनीकों का प्रयोग करते थे। पहला, बैलों का प्रयोग, अर्थात पुरातात्विद ये मानते हैं कि हड़प्पा वासी क्या करते, खेत करने के लिए या खेती करने के लिए बैलों का प्रयोग करते थे और वहां बैलों को वृषभ भी कहा जाता था। दूसरा है हलों का प्रयोग। अब हलों का प्रयोग क्या है, जैसे कि अगर बात की जाए बच्चों, चोलिस्तान के कई स्थलों और बनावली से मिट्टी के बने हल के प्रतिरूप मिले हैं, जिससे पता चलता है कि हड़प्पा वासी खेती करने के लिए हलों का प्रयोग भी करते थे। तीसरा, औजारों का प्रयोग। इसमें क्या, दो पुरातात्विदों ने फसलों की कटाई के लिए भी प्रयोग किए जाने वाले औजारों की पहचान की कोशिश की है बच्चों। इसके लिए हड़प्पा सभ्यता के लोग या तो हो सकता है लकड़ी के हत्थे वाले फलक का प्रयोग करते होंगे या पत्थर के फलकों का प्रयोग करते होंगे, ठीक है, या उसमें कोई अन्य धातु लगाकर क्या करते थे, फसलों को काटने के लिए इस चीज का प्रयोग किया करते थे। ये उनका औजार हुआ करता था। अब बात करते हैं कृषि सिंचाई के बारे में। ये देखो बच्चों, हड़प्पा सभ्यता जो थी ना, यह हड़प्पा एक अर्धशुष्क क्षेत्र था और हड़प्पा वासी क्या थे, खेती करने के लिए नहरों का, तालाबों का, कुओं का प्रयोग करते थे। नहर के साक्ष्य अफगानिस्तान के शोतुगई से प्राप्त हुए हैं और जलाशय के साक्ष्य गुजरात के धोलावीरा से पाया गया है। इस तरीके से सिंचाई के द्वारा भी वो लोग खेती किया करते थे और अपने उत्पादन को और ज्यादा बढ़ाने की कोशिश किया करते थे। अब बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन प्रणाली के बारे में और इस टॉपिक के बारे में बहुत बार पेपर में प्रश्न में पूछा जाता है। तो देखो बच्चों, पहला, बस्तियों का दो भागों में विभाजन, अर्थात अगर बात की जाए तो हड़प्पा बस्तियों दो भागों में विभाजित किया गया था। एक था दुर्ग तथा दूसरा था निचला। ठीक है बच्चों, जो दुर्ग था वो आकार में छोटा होता था और निचला जो होता आकार में बड़ा होता था तथा दोनों को ही किले बंद किया गया था, अर्थात दुर्ग और निचले शहर को आसपास से किलों से घेरा जाता था। दुर्ग की सबसे बड़ी संरचना विशाल अन्नागार थी, ठीक है। इसके साथ साथ गृह निर्माण कार्य चबूतरे पर, हड़प्पा वासी क्या करते थे, गृह निर्माण कार्य चबूतरे पर करते, यानी चबूतरे का निर्माण करने के पश्चात ही क्या करते थे, वो गृह निर्माण कार्य किया करते थे, वरना उससे पहले नहीं करते थे। तीसरा बच्चों, समान आकार की ईंटों का प्रयोग। हड़प्पा वासी क्या करते थे, अगर घर बनाने के लिए क्या करते थे, समान आकार की ईंटों का प्रयोग किया करते थे, जो भट्टी में पकाकर और धूप में सुखाकर बनाई जाती थी। हड़प्पा के लगभग सभी स्थलों से एक समान ईंटों के साक्ष्य मिले हैं और ईंटों का अनुपात 4:2:1 होता था। नेक्स्ट, जल निकास प्रणाली। बच्चों देखो, हड़प्पा वासी अनूठी जल निकास प्रणाली का प्रयोग करते थे तथा नालियों घर की दीवारों से क्या होती थी, सटी होती थी। इसके साथ साथ जल निकास प्रणाली के बारे में एर्नेस्ट मेके द्वारा भी कहा गया है कि इस तरीके से नालियों को बनाया जाता था जिसमें से अगर मोटा कचरा फंस जाता था तो उसे आसानी से निकाला जा सकता था और उसके ऊपर क्या होता था, एक पटिया टाइप से रख दी जिससे गंदगी बाहर नहीं निकलती थी। नेक्स्ट, सड़कों का निर्माण। हड़प्पा सभ्यता के जो सड़कें होती थी बच्चों, वो ग्रिड पद्धति द्वारा बनाई जाती थी और जो समकोण पर काटा करती थी, सड़कें जो होती समकोण पर काटा करती थी 90 डिग्री पर। इसके साथ साथ सड़कों के बनने या नालियों के बनने के बाद ही क्या होते थे, घर बनाए जाते थे। नेक्स्ट, आवास तथा गृह स्थापत्य, अर्थात जो घर होते थे बच्चों, वो आंगन पर केंद्रित होते थे उस टाइम पे और आंगन जो होता था खाना पकाने तथा सूत काटने जैसे कार्यों में प्रयोग में लाया जाता था। आंगन के चारों ओर कमरे होते थे। हर घर का अपना एक अलग क्या होता था, स्नानागार होता था। स्नानागार का मतलब अलग एक वॉशरूम में नहाने के लिए होता था। एक मंजिल से यानी एक फ्लोर से सेकंड फ्लोर दूसरे फ्लोर पे जाने के लिए क्या होता था बच्चों, यहाँ सीढ़ियों का प्रयोग किया जाता था, ठीक है। नेक्स्ट है सातवां, एकांतता को महत्व, अर्थात अगर बात की जाए बच्चों कि हड़प्पा सभ्यता के लोग एकांतता को बहुत महत्व दिया करते थे। अगर ये देखा जाए, भूमि तल पर बनी दीवारों में खिड़कियां नहीं होती थी, है ना, जिससे पता चलता है कि वो एकांतता को महत्व देते थे और मुख्य द्वार के
से है ना आप घर के आंतरिक भाग में अवलोकन नहीं कर सकते थे या आंतरिक भाग में डायरेक्टली नहीं जा सकते थे। इस तरीके से वो घर की गोपनीयता बनी रहती थी। इसके साथ कुओं का निर्माण, हड़प्पा सभ्यता में होता क्या था बच्चों, कुओं का निर्माण ऐसे कक्ष में किया जाता था कि बाहर के लोग भी वहां आ सकते थे और पानी पी सकते थे या राहगीर भी उनका प्रयोग कर सकते थे। मोहनजोदाड़ो में अगर देखा जाए तो लगभग 700 कुएं पाए गए हैं। नेक्स्ट आता है विशाल स्नानागार, अर्थात अगर बात की जाए बच्चों मोहनजोदाड़ो में या दुर्ग में एक विशाल स्नानागार पाया गया है। ये एक आयताकार जलाशय था जो चारों ओर से गलियारों से घिरा गया था। जलाशय के किनारों पर ईंटों को गारो या जिप्सम का प्रयोग करके इसे मतलब जोड़ा जाता था। इस तरीके का मतलब नहर पाई गई है। मैया विशाल स्नानागार पाया गया, लेकिन आज तक इस बात का पता नहीं गया है कि इसका प्रयोग किस लिए होता था। कुछ लोगों का मानना है अनुष्ठानिक कार्यों के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। अब बात करते हैं हड़प्पा लिपि की विशेषता के बारे में। देखो बच्चों, हड़प्पाई लिपि एक वर्णमय नहीं बल्कि चित्रमय लिपि थी। ये चित्र आपको दिख रहे होंगे, चित्रमय लिपि थी। इसके साथ साथ हड़प्पाई लिपि को दाईं से बाईं ओर लिखा जाता था। हड़प्पाई लिपि में चिन्हों की संख्या 375 से 400 के बीच थी और ये लिपि आज तक नहीं पढ़ी जा सकी है। इसलिए हड़प्पाई लिपि को रहस्यमय लिपि भी कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता की सामाजिक और आर्थिक स्थिति के बारे में। तो हड़प्पा सभ्यता में क्या होता था, लोगों को गर्तों या मृतकों को गर्तों में दफनाया जाता था या कब्रों में दफनाया जाता था। दूसरा, मृतकों को दफनाते समय उनके साथ बहुमूल्य वस्तुएं, कहीं कहीं तो साधारण वस्तुओं के साथ गाड़ दिया जाता था। ठीक है। अगर इसके साथ साथ बहुमूल्य वस्तुएं क्या करती थी, मृतक की मजबूत आर्थिक स्थिति को दर्शाती थी कि हाँ वो काफी ज्यादा रिच फैमिली से बिलोंग करता होगा या उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। तथा साधारण वस्तुएं क्या करती थी, मृतक की आर्थिक स्थिति को दर्शाती थी कि वो साधारण परिवार से बिलोंग करते थे। लेकिन लगभग सभी कब्रों में वस्तुएं जरूर पाई गई हैं और कहीं कहीं तो लोगों को तांबे के दर्पण के साथ दफनाया जाता था। इसके साथ साथ इसी में एक बात बता दूं बच्चों, 1840 में हड़प्पा के कब्रिस्तान में एक पुरुष की खोपड़ी पाई गई है जिसके निकट ही जैस्पर के 3 छल्ले और सैकड़ों की संख्या में मनके पाए गए हैं। ठीक है। अब बात करते हैं विलासिता की वस्तुओं की खोज। देखो बच्चों, जो पुरातात्विक या इतिहासकार होते हैं वो पूरा वस्तु यानी पुरानी वस्तुओं को 2 भागों में बांटते हैं। एक उपयोगी वस्तुएं और दूसरा विलासिता की वस्तुएं। उपयोगी वस्तुएं वह वस्तुएं थी जो लगभग हर घर में पाई गई हैं, जैसे कि चकियां, सुइयां, झावा, झावा का मतलब छनौटा होता है जो आपने मम्मी पापा से खाया होगा। विलासिता की वस्तुओं में क्या होता है, जैसे फियोन्स के पात्र। फियोन्स एक चिपचिपा रेतीले जैसा पदार्थ होता था जिसे बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती थी और बहुत ज्यादा समय लगता था। ठीक है, तो ये काफी महंगा होता था, काफी समय लगता था। ठीक है। अब बात करते हैं शिल्प उत्पादन करने के लिए प्रयुक्त पदार्थ। देखो बच्चों, हड़प्पा सभ्यता के लोग जो होते थे वो शिल्प उत्पादन के लिए विभिन्न प्रकार के पत्थरों का प्रयोग करते थे, जैसे कॉर्नेलियन जो सुंदर लाल रंग का पत्थर होता था, जैस्पर, स्फटिक, क्वार्ट्ज, सेलखड़ी, है ना बच्चों। इसके साथ साथ पत्थर, तांबा, कांसा, सोना जैसी धातुओं का प्रयोग करते थे। इसे शंख, फ्योन्स और पक्की मिट्टी का भी ये लोग क्या करते थे, प्रयोग किया करते थे मनकों को बनाने के लिए। इन सब चीजों का प्रयोग किया जाता था मनके बनाने के लिए हड़प्पा सभ्यता में, इन सभी पत्थरों का। इसके साथ साथ अगर बात की जाए बच्चों मनकों का आकार, देखो कुछ मनकों को 2 या 2 से अधिक पत्थरों को आपस में जोड़कर बनाया गया था। कुछ सोने के टोप वाले पत्थर होते थे, आपको चित्र में दिख रहा होगा। इनके आकार जो होते थे गोलाकार, चक्राकार, बेलंकार, डोलाकार, खंडितकार, इस प्रकार के क्या होते थे, आकार हुआ करते थे बच्चों। और इसमें ना बच्चों एक चीज और मैं बता दूं, आप लोगों को लिखना भूल गया था कि जो मनकों में छेद करने के उपकरण हमें चौहुंदड़ों, धोलावीरा और बनावली से प्राप्त हुए हैं। इसके साथ साथ आपका नागेश्वर, और नागेश्वर अगर देखा जाए तो समुद्र किनारे स्थित था। ठीक है, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा है कूड़ा करकट शिल्प कार्य के सबसे अच्छे संकेतकों में से एक था कैसे। कूड़ा करकट तो आप जानते ही हो, जो आप फैलाते रहते हो। तो जो कूड़ा करकट शिल्प कार्य के सबसे अच्छे संकेतकों में से एक था। क्यों? क्योंकि होता क्या था, यदि वस्तु का निर्माण, अगर कोई वस्तु का निर्माण किया जाता था या शंख या पत्थर को काटा जाता था तो उसके जो छोटे छोटे टुकड़े होते थे ना,
वो उन्हीं स्थानों पर छोड़ दिया जाता था। तो कॉमन सी बात है, उन्हीं स्थान पे छोड़ दिया गया, तो इससे इस बात का पता लगाया जा सकता है कि वहाँ शिल्प उत्पादन कार्य होता होगा, है ना बच्चों? इसके साथ-साथ कभी-कभी बड़े बेकार टुकड़ों को छोटे आकार की वस्तुएँ बनाने के लिए प्रयोग किया जाता था, परंतु बहुत छोटे टुकड़े होते थे ना, वो कार्यस्थल पर छोड़ दिए जाते थे। ये टुकड़े ही इस ओर संकेत करते हैं कि यहाँ कोई ना कोई शिल्प कार्य होता होगा। ठीक है? तो ये था बच्चों इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी तो डिस्कस कर लिया था। तो आइए इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर हड़प्पा वासी जो होते थे, वो कच्चा माल अर्थात रॉ मटेरियल कैसे प्राप्त करते थे या कौन-सी नीतियाँ अपनाया करते थे? तो पहला था बस्तियाँ स्थापित करना। अब बस्तियाँ स्थापित करने का मतलब क्या था बच्चों? हड़प्पा वासी उन्हीं क्षेत्रों में बस्तियाँ स्थापित करते थे जहाँ कच्चा माल आसानी से उपलब्ध हो जाए, जैसे कि नागेश्वर और बालाकोट, जहाँ से शंख आसानी से उपलब्ध होता था, वहीं लोग स्थापित करते थे। इसके साथ साथ अफगानिस्तान में शोतुगई, जहाँ अत्यंत कीमती माने जाने वाले जो नीले रंग के लारजोत पत्थर होते थे, मणि होता था, है ना? वो तो उन क्षेत्रों में लोग क्या करते थे, हड़प्पा वासी क्या करते थे, अपनी बस्तियां स्थापित किया करते थे। तो ये पहली रणनीति थी। हड़प्पा वासी की दूसरी रणनीति क्या थी कच्चा माल प्राप्त करने की? अभियान भेजना। जैसे कि अभियान भेजना कच्चा माल प्राप्त करने का एक अन्य तरीका था। जैसे कि राजस्थान के खेतड़ी अंचल तांबे के लिए जाने जाते थे, तांबा यहाँ मिलता था बहुत ज्यादा। दक्षिण भारत में जैसे कि स्वर्णगिरी हो गए, यहाँ सोना मिलता था। तो ये लोग क्या करते थे, यहाँ जाते थे और इन लोगों से ये स्थानीय उत्पादों को ले लेते थे और इन अभियानों के माध्यम से स्थानीय समुदायों के साथ संपर्क स्थापित कर लेते थे, है ना? उनसे बातचीत कर लेते थे और उनसे कच्चा माल प्राप्त कर लिया करते थे। अब बात करते हैं हड़प्पा का पश्चिमी एशिया से व्यापार, अर्थात हड़प्पा वासी किस प्रकार से व्यापार किया करते थे। तो जैसे अगर हम बात करें कि ओमान से तांबा लाया जाता था, कैसे हमें पता चलता है? ओमानी तांबे और हड़प्पाई तांबे में निकल के अंश पाए गए हैं, जो ये सिद्ध करते ही कहीं ना कहीं हड़प्पा वासी क्या करते थे, ओमान से व्यापार करते थे। दूसरा, ओमान स्थल से एक हड़प्पाई मर्तबान पाया गया, आपको चित्र में दिख रहा होगा, है ना? इस पर एक काली मिट्टी की परत चढ़ाई गई है ना? हो सकता है शायद इसके अंदर लीकेज जो होता है वो या रिसाव को रोकने के लिए इस पर चढ़ाई गई थी ये परत, लेकिन ये पाई गई हड़प्पा की है, लेकिन ओमान में पाया गया है। तो इसे दर्शाता है कि कहीं ना कहीं हड़प्पा वासी ओमान से व्यापार करते होंगे। इसके साथ हड़प्पाई मोहरों पर मिला विभिन्न प्रकार के जो जहाजों के चित्र ये सिद्ध करते हैं कहीं ना कहीं ये लोग क्या करते थे, व्यापार किया करते थे। इसके साथ साथ मेसोपोटामिया के ग्रंथों में मेलुहा शब्द का हड़प्पा के लिए प्रयोग किया गया है। मेलुहा का अर्थ होता है नाविकों का देश और ये हड़प्पा के लिए प्रयोग किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता के बाट के बारे में कि बाट किस प्रकार के थे। तो अगर हम बात करें हड़प्पा सभ्यता में जो सामान्यतः बाट जो होते थे वो चट नामक पत्थर से बनाए जाते थे और ये आमतौर पर किसी भी तरह के निशान रहित होते थे, मतलब इन पर किसी प्रकार का निशान नहीं होता था। छोटे बाटों का प्रयोग आभूषणों को या मनकों को तोलने के लिए किया जाता था और यहाँ तक कि यहाँ धातु से बने तराजू भी पाए गए हैं, जिसे हम पलटे कहते हैं। तो वहाँ ये भी चीजें पाई गई हैं। अब बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता के शासकों के बारे में। तो देखो बच्चों, अगर शासकों के बारे में हम बात करें तो ये बात साफ तौर पर हमें पता चल जाती है कि जैसे कि अगर बात करें मोहनजोदाड़ो में हमें मिला भवन, एक भवन मिला है जिसे प्रसाद की संज्ञा दी है। प्रसाद एक संस्कृत भाषा का शब्द है। दूसरा, एक पत्थर की मूर्ति मिली है, मूर्ति को पुरोहित राजा की संज्ञा दी गई है। कहीं ना कहीं ये मेसोपोटामिया से संबंधित है। इसके साथ साथ इन यहाँ 3 तर्क दिए जाते हैं। पहला, कोई शासक नहीं, अर्थात कुछ पुरातात्विदों का मानना है कि हड़प्पा में कोई शासक नहीं था, सबकी सामाजिक स्थिति एक समान थी, ना कोई उच्च था ना कोई गरीब था, है ना, नीचा था। दूसरा, अलग अलग शासक, अर्थात कुछ पुरातात्विदों का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता में अगर देखा जाए यहाँ एक कोई भी मतलब एक नहीं बल्कि अनेक शासक थे। हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, कालीबंगन, यहाँ के खुद के अपने अलग अलग शासक थे। तो ये कुछ बातें सिद्ध करती हैं। तीसरा, एक और तर्क आता है एक शासक, अर्थात कुछ पुरातात्विदों का मानना है कि हड़प्पा में एक ही शासक था और ये सिद्ध भी होता है। समान आकार की ईंटों का प्रयोग, जल निकास प्रणाली, है ना। अगर हड़प्पा संबंधित अगर देखा जाए तो 800 से 900 स्थल हैं और सभी जगह एक जैसी जल निकास प्रणाली, समान आकार की ईंटों का प्रयोग, ये सिद्ध करता है कि कहीं ना कहीं हड़प्पा सभ्यता में एक ही शासक था, है ना।
अब बात करेंगे आखिर हड़प्पा सभ्यता के अंत के कारण क्या थे, यानी इतनी बड़ी सभ्यता किस तरीके से समाप्त हो गई। तो देखो बच्चों, 1900 ईसा पूर्व के बाद बहुत सारे हड़प्पा सभ्यता में बहुत सारे बदलाव आए थे, भौतिक सांस्कृतिक बदलाव। जैसे कि जो विशिष्ट वस्तुएं मैंने बता दी थी आप लोगों को, विशिष्ट पुरा वस्तुएं जैसे बाट, मोहरे, है ना, मनके, ये मिलना बिल्कुल समाप्त हो गया था। दूसरा, लेखन कला, लंबी दूरी का व्यापार, ये शिल्प कला पूरी तरीके से समाप्त हो गया। तीसरा बदलाव क्या हुआ, आवास निर्माण की तकनीकों का ह्रास हो गया, मतलब घर वर बनना जैसी है ना, घर वर बनना बंद हो गया था। चौथा क्या बदलाव है, सार्वजनिक संरचनाओं का निर्माण भी बंद हो गया था। जो बड़े बड़े मतलब राजाओं के जो नगर थे, है ना, वो भी चीजें बननी पूरी तरीके से बंद हो गई थी, है ना। अब मेन कारण के बारे में बात करते, इस सभ्यता का अंत का कारण क्या था। पहला कारण था जलवायु परिवर्तन। ठीक है, हो सकता है वहां कोई ना कोई ऐसी जलवायु परिवर्तन हुआ हो, है ना, कोई ठंडी आ गई हो, बहुत ज्यादा गर्मी आ गई, जिसके कारण सभ्यता नष्ट हो गई। दूसरा, वनों की अत्यधिक कटाई, अर्थात वहां के लोगों ने क्या किया होगा कि जलाने की लकड़ियों के लिए क्या किया होगा, वृक्षों की कटाई कर दी होगी, है ना, पेड़ों को ज्यादा काट दिया होगा, जिसके कारण जलवायु परिवर्तन आया, ये सभ्यता नष्ट हो गई। अत्यधिक बाढ़, बार बार बाढ़ आने के कारण, क्योंकि सिंधु नदी तो वहां प्रवाहित होती थी, तो इसके कारण ये सभ्यता हो सकती है नष्ट हो गई हो। नेक्स्ट, नदियों का सूख जाना या मार्ग बदल लेना, है ना, इसके साथ साथ भूमि का अत्यधिक प्रयोग। तो ये सारी चीजें इंगित करती हैं कि हड़प्पा सभ्यता के पतन का। ये सभी कारण थे जिसके कारण हड़प्पा सभ्यता क्या हुआ, अंत हो गया। अब बात करेंगे बच्चों कनिंगम का भ्रम। कनिंगम, तो देखो बच्चों, अगर हम बात करें तो भारतीय पुरातत्व के पहले डायरेक्टर जनरल जो थे वो अलेक्जेंडर कनिंगम थे, है ना, अलेक्जेंडर कनिंगम। अब इनका भ्रम क्या था, इन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता को या हड़प्पा सभ्यता को गंगा घाटी सभ्यता समझ लिया था। इन्हें अन्य लोगों की तरह लगता कि भारत में ज्यादातर सभ्यताओं का विकास गंगा नदी के किनारे हुआ है, तो इस सभ्यता का विकास भी गंगा नदी के किनारे ही हुआ होगा, है ना। और जैसे कि एक अंग्रेज द्वारा इन्हें एक हड़प्पाई मोहर दी गई थी, है ना, और उस मोहर को इन्होंने एक ऐसे समय काल से निर्धारित करने की कोशिश की जिसके बारे में नहीं जानते थे। इसके साथ इनकी आरंभिक जो जानकारियां थी चीनी तीर्थयात्रियों के यात्रा वृत्तांतों पर निर्भर थी। और इन्हीं सभी कारणों के कारण क्या हुआ था, कनिंगम जो थे वो भारतीय इतिहास को समझने में चूक गए, और इसे ही कनिंगम का भ्रम कहा जाता है। दूसरा, R.M. व्हीलर की विचारधारा। एक और ये कौन थी, ये भी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल थे, लेकिन पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे, अलेक्जेंडर कनिंगम। ठीक है, इन्होंने कहा कि अगर हम टीले के स्तर विन्यास की जानकारी प्राप्त करेंगे तो हम इस सभ्यता के बारे में बहुत बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। मतलब इनका मानना ये था कि जो जॉन मार्शल थे उन्होंने हड़प्पा सभ्यता को ऊपरी तरीके से समझा था, है ना, बहुत ज्यादा डीप नहीं समझा। नेक्स्ट बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता के धर्म के बारे में कि आखिर हड़प्पा सभ्यता के में किस धर्म की पूजा होती थी। तो देखो बच्चों, हड़प्पा सभ्यता के लोग विभिन्न प्रकार के जानवरों की पूजा किया करते थे, ठीक है ना। ये इसके साथ साथ एक मोहर पाई गई है जिस पर एक आपको दिख रहा होगा सामने एक पुरुष है और उनको आसपास से जानवरों से घिरा हुआ दर्शाया गया है। इसको आद्य देव या पशुपति की संज्ञा दी गई है। इसके साथ साथ हड़प्पा वासी क्या करते, प्रकृति की भी पूजा किया करते थे, है ना, प्रकृति की पूजा करते थे। इसके साथ साथ मातृ देवी की पूजा किया करते थे। तो ये कहीं ना कहीं हड़प्पा सभ्यता के धर्म के बारे में विस्तार पूर्वक बताते हैं। एक पॉइंट और भूल गया था बच्चों, मैं बता देता हूँ आपको जॉन मार्शल के बारे में। तो जॉन मार्शल भारतीय पुरातत्व के सर्वेक्षण डायरेक्टर जनरल थे और ये अपने कार्यों का अनुभव यूनान तथा क्रीट से लेकर आए थे और अपने अनुभव के आधार पर 1924 में इन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता की घोषणा की थी। तो ये था बच्चों इस वीडियो का कंप्लीट पार्ट। अगर आप लोग वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट साथ, धन्यवाद।